नमस्ते एवरीवन। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वह फोर्सेस से रिलेटेड है। देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्पेशली जब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो हम स्टेटमेंट में कहते हैं, क्या कहते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट it wants to remain at rest, and if it is in motion it has the tendency to remain in motion। अगर कोई रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है तब तक कि जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल बाह्य एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। पर कैसा फोर्स? अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाया जाए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट हैज़ द टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। इफ इट इज इन मोशन इट हैज़ द टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन until and unless an external force is not applied on it, until and unless an external force is not applied on it। but कैसा external force? unbalanced force। तो देखिए, ये जो है ये एक सिमुलेशन है और सिमुलेशन में हम यही बताना चाहेंगे कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेस होते क्या हैं। What are balanced and unbalanced forces? अब आप देखिए यहाँ पर ये कार्ट है, ठीक है, और इस कार्ट को हम मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने मान लीजिए हमने एक पर्सन को यहाँ लगा दिया और इसको कहा कि खींचो। अब देखो ये खींच रहा है तो इस तरफ जाएगी कार्ट, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है ना। इसको मैं पॉज करता हूँ, इसको रिटर्न करवाता हूँ वापस और इसकी वैल्यूज़ देखिए। तो देखिए वैल्यूज़ कितनी है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। और ये इस तरफ जा रही है कार्ट, ठीक है। रिटर्न कर देते हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ। अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने एक और पर्सन को यहाँ लगाया। अब देखिए ज़रा 50 इधर लग रहा है, 50 इधर लग रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको वापस ले जाते हैं। अभी एक बात और कर लेते हैं। देखिए ये जो फोर्स था जब ये लेफ़्ट साइड में लग रहा था तो ये डेफिनेटली कैसा था, अनबैलेंस था, इसलिए तो इस तरफ जा पाया। पर क्या था कि यहाँ पर एक ही फोर्स था, तो एक ही फोर्स था तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बैलेंस होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अकेला फोर्स है तो वो तो जिस तरफ फोर्स उस तरफ ऑब्जेक्ट को जाना ही होगा। चलिए अब एक और ऑब्जेक्ट, एक और फोर्स लगाया। आप देखिए 50 इधर 50 इधर, ठीक है, 50 इधर 50 इधर। अब अगर मैं गो करता हूँ, अभी देखिए शुरुआत में ये मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है मूव। अब देखें ज़रा, गो करें, देखिए दोनों बराबर फोर्सेस लगा रहे हैं, एक लेफ्ट में लगा रहा है, एक राइट में लगा रहा है। तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों। इसका जो नेट फोर्स होगा एफ नेट वो क्या हो जाएगा, एफ नेट जो होगा 50 राइट साइड में 50 लेफ्ट साइड में, 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि जो नेट फोर्स है वह क्या आ रहा है, 0 न्यूटन आ रहा है। नेट फोर्स इज 0 न्यूटन। आप समझ पाए इस बात को? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे फोर्सेस जिनका नेट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ऐसे फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं ये, बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे सभी, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये तो हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अब की बार हम यहाँ पर एक और पर्सन को लगा देते हैं। अब देखिए, अच्छा पॉज नहीं किया था मैंने, है ना, रिटर्न कर देते हैं। देखिए अब देखिए राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है। अब अगर मैं गो करता हूँ तो किस साइड जाएंगे, ये किस साइड जाएंगे, तो देखिए ये राइट साइड में जाएंगे, है ना। क्यों जाएंगे इस पे भी बात कर लेते हैं। अगर हम राइट साइड में बात कर रहे हैं इसकी, है ना, अगर हम राइट साइड में बात कर रहे हैं इसकी, देखिए राइट साइड में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, राइट साइड में फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स राइट साइड में लग रहा है,
ठीक है। अब देखिए रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, राइट साइड को पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा देखिए, राइट साइड 100, लेफ्ट साइड 50, 100 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है ना। अब ये 50 न्यूटन जो है इसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन राइट साइड होगी। क्यों होगी, क्योंकि ज़्यादा फोर्स जिधर है उस तरफ ही रिजल्टेंट लगेगा। तो 50 न्यूटन लेकिन किधर, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और इसीलिए जब हम इसको गो करेंगे तो आप देखेंगे कि गो करने पर ये किस दिशा में जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, इट इज़ गोइंग राइट साइड, ठीक है। इसको रिटर्न करते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर भी एक और लगा दिया। अब देखो दोनों तरफ 100 हो गए, क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और लगा देते हैं। अब देखिए इधर 200 न्यूटन है तो इस तरफ चला जाएगा, ये सही है ना, क्लियर है। इधर 200, देखो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ध्यान से देखना। हाँ अब मैंने क्या किया, मैंने इधर एक और ऐसे लगा दिए, ठीक है। आई बात समझ में, इसको पीछे कर देते हैं, है ना। चलिए तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया, अभी गो नहीं किया है। अब सुनना ध्यान से, पहले किधर जा रहा था ये, मैंने रिटर्न नहीं किया है, मतलब अभी भी अगर मैं गो करूँगा तो ये किस तरफ जाना चाहिए, लेफ्ट साइड जाना चाहिए। देखो आप सोचोगे कि 350 न्यूटन तो इधर लग रहा है, चलो करके देखते हैं क्या होता है। देखिए किस तरफ जाएगा, देखो जा इधर ही रहा है, लेकिन अब रुक रहा है, धीरे धीरे रुक गया और अब वापस इधर गया। समझ रहे हैं आप बात। अच्छा ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो इस तरफ वेलोसिटी थी उसकी, इस तरफ वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, पर अब फोर्स उधर ज़्यादा है। मतलब ये जो फोर्स है ये इसमें पहले क्या प्रोड्यूस करेगा, डी एसेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। और डी एसेलरेशन प्रोड्यूस करने के बाद में क्या करेगा, उसके बाद में उसको रोकेगा पहले और फिर वापस इधर जाएगा। समझ रहे हैं आप बात, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि फोर्स उधर ज़्यादा है तो उधर ही चलने लग जाए, नहीं, क्योंकि शुरू में ये इस तरफ था। तो इस तरह से डी एसेलरेशन भी क्या होता है, रिटार्डेशन भी क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो है देखिए अब इस तरफ जा रहा है ये, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है उस तरफ, ये जो फोर्स है अनबैलेंस्ड है ना। नेट फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, 350 माइनस 200 यानी कि 150 न्यूटन। कितना है, 150 न्यूटन। क्लियर है इतना। तो इस तरह से बच्चों हम समझ सकते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे कि ये जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं कैसे होना चाहिए। देखिए फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है एक्सक्यूज मी, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट किस में ही रहना चाहता है, रेस्ट में। और अगर वो मोशन में है, अगर वो मोशन में है तो वो चाहेगा कि वो कंटिन्यूअसली मोशन में ही बना रहे। if an object is at rest, it wants to remain at, if it is in motion, it has the tendency to remain in motion, it has the tendency to move with the constant velocity। उसी वेलोसिटी से वो क्या करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ठीक है, पर अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये बहुत की वर्ड है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाया जाए। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाया जाए, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब देखिए लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस की थी, उसको मैं एक ब्रीफ में एक बार और बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में एक क्या है, एक मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा आपकी कॉलोनी में ट्राइसिकल से जा रहा है ना, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और अब आप उसको फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना, रोक सकते हैं उसको, ठीक है। ट्राइसिकल, वो जो छोटी ट्राइसिकल रहती है उससे जा रहा है तो उसको आप रोक देंगे।
लेकिन अगर उसी स्पीड से उसके पिताजी होंडा सिटी में आ रहे होंगे, इफ़ हिज फादर इज कमिंग इन होंडा सिटी, आप रोक देंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? स्पीड तो वही है, वेलोसिटी तो वही है, वेलोसिटी वही है, पर इस बार क्या ज़्यादा है, और मास ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, आपको पता है कि उसकी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी वो क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी, इट विल बी मोर। सही है, तो आप रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर एक बुलेट है और वो बुलेट जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, आप पर फेंक रहे हैं, बुलेट वही जो असली बुलेट है वही है ना, जो गोली रहती है ना बंदूक की, वो है ना, तो उसको हम आपकी तरफ फेंक रहे हैं। अगर फेंकेंगे तो आप कैच कर सकते हैं, यू कैन कैच इट, है ना, कर सकते हैं कैच। लेकिन अगर हम उसे लोड कर दें, अगर हम उसे लोड कर दें किस में, गन में, और फिर फायर करें, तो आप कैच कर पाओगे क्या? अरे अभी तो आप बोले थे क्वांटिटी ऑफ मोशन मास पर डिपेंडेंट है ना, आपने कहा था ना, तो हमने तो सेम ही बुलेट ली है, उसी को फेंका था, उसी को लोड कर दिया, अब मास तो सेम है। अच्छा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो दिक्कत है, यानी कि मास के साथ साथ वेलोसिटी भी जो है वो मैटर करती है क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन करने में। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होती है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मास पर और वेलोसिटी पर, मास पर और, क्लियर है इतना, मास पर और वेलोसिटी पर। अब आपको ध्यान से समझना है, ये जो होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, वो जो होता है वह एक क्वांटिटी के इक्वल होता है जिसे कहा जाता है मोमेंटम। क्या कहा जाता है? और मोमेंटम क्या डिफाइन करता है, क्या बताता है? वो बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या बताता है? मतलब कितनी मोशन की कितनी क्वांटिटी है ऑब्जेक्ट में, वह कौन बताता है? मोमेंटम बताता है। अब इसको P से डिनोट करते हैं और ये होता है m इंटू वी। क्या होता है? m इंटू वी। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका यूनिट अगर हम देखें तो ये होती है किलोग्राम। मास की क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये क्या होती है? मोमेंटम की यूनिट होती है। क्लियर है? ये मोमेंटम की क्या है? यूनिट है। इतना क्लियर है सभी को? चलिए आगे बात करते हैं। अब मोमेंटम के आगे हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा देखिए, महत्व समझ में आया ना मोमेंटम का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यह क्वांटिटी ऑफ मोशन देता है, मतलब कितनी क्वांटिटी है मोशन की, ज़्यादा मोशन है क्या उसमें, कम मोशन है क्या। ठीक है ना, गाड़ी अगर तेज़ है या स्लो भी है, पर अगर वो कार है तो ये मान लीजिए कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। लेकिन अगर वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम भी है तो और मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मास कम है पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, इसको आप समझते हैं। देखिए अब जो है आपको समझना है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस क्या था, क्या महत्व था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस क्या था, किसी को पता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, यस, इट डिफाइंस फोर्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस यह है कि यह क्या करता है, यह डिफाइन करता है फोर्स को। इट डिफाइंस फोर्स। क्या करता है? यह फोर्स को डिफाइन करता है। इट डिफाइंस फोर्स। आप समझ रहे हैं? इट डिफाइंस फोर्स, यह फोर्स को डिफाइन करता है, बताता है कि फोर्स क्या है। फोर्स वह एक्सटर्नल एजेंट है जिससे कि आप रेस्ट वाली बॉडी को क्या कर सकते हो? मोशन में ला सकते हो, या अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसको क्या कर सकते हो? रेस्ट में ला सकते हो। ये कौन बताता है? और ये इसको डिफाइन कौन करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। ठीक है, लेकिन ये तो केवल डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट भर है कि ऐसी कॉन्सेप्ट है फोर्स की। पर अगर हम बात कर रहे हैं कि फोर्स जो है उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी?
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वह यह कहता है कि जो फोर्स होता है, समझिएगा। अब एक बात बताइए, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में आपको सारे प्लेयर्स पीछे पीछे लगे, लास्ट बॉल है और आपको 1 रन चाहिए, प्लेयर्स सब पीछे लगे हैं, है ना? वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर 1 रन चाहिए तो सब प्लेयर्स पास होंगे, लेकिन मान लेते हैं कि प्लेयर्स सब दूर दूर हैं और अब आपको क्या करना है, 1 रन चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि बस टच हो जाए, बॉल कहीं चली जाए और आप रन ले लेंगे, ऐसे ही करेंगे ना? तो जब आप टच करना चाहेंगे तो आप क्या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे क्या? आप सिंपल जस्ट टच कर देंगे, ठीक है कि नहीं? पर अब सिचुएशन चेंज है, अब फील्डर तो पीछे ही हैं, पर अब आपको 1 बॉल पे 6 रन्स चाहिए, तभी मैच जीत सकते हो, लास्ट बॉल है। अब आप टच थोड़ी ना करोगे, आप कोशिश क्या करोगे कि ज़ोर से मारे, और मान लो कनेक्ट भी कर गई, टच हो गई, तो क्या होगी? बॉल दूर जाएगी, हाँ 6 जाएगी या नहीं गई, फिर भी दूर जाएगी और तेज़ी से जाएगी। दोनों सिचुएशन को समझिए। पहले वाले में आपने बस टच किया तो उसमें क्या हुआ? क्या मोमेंटम में बहुत परिवर्तन हुआ? क्या नहीं हुआ। आपने टच किया, थोड़ा सा दूर चली गई। पर इस बार जब आई बॉल, आपने ज़ोर से लगाया और वो ऐसी दूर गई, स्टेडियम बाहर कर दी, तो फिर इस बार क्या होगा? इस बार ज़्यादा परिवर्तन होगा, ज़्यादा चेंज होगा कि नहीं होगा? देयर इज़ ग्रेटर चेंज इन द मोमेंटम, ज़्यादा चेंज आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप जस्ट टच कर रहे थे तब आप क्या फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे थे क्या? तो मोमेंटम में चेंज कैसा आया? कम आया। पर जब आपने ज़ोर से लगाया तो क्या हुआ? ज़्यादा फोर्स लगाया क्या? ज़्यादा फोर्स लगाया तो क्या हुआ? मोमेंटम में चेंज कम, फोर्स कम, मोमेंटम में चेंज, फोर्स ज़्यादा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। समझ पा रहे हैं आप सभी? इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट is directly proportional to rate of change of momentum, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज होता है मतलब चेंज इन मोमेंटम। क्या लिखेंगे इसको? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। कम टाइम में अगर चेंज लाना है, टाइम कम तो फोर्स, टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम। इन्वर्सली है ये, समझ रहे हो? ये कैसा है? इन्वर्सली है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं कैसे? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं फोर्स, एफ मान लेते हैं फोर्स, ठीक है? फोर्स क्या है? एफ है, फोर्स है एफ, समझना ध्यान से। अब मान लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना है? पी आई है। क्या है? पी आई। क्या है ये? इनिशियल मोमेंटम। क्या है? इनिशियल मोमेंटम, ठीक है? और पी एफ क्या है? क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। मतलब पहले देखो इसको, इस केस को और अच्छे से समझ लेते हैं हम, ठीक है? जैसे अगर एक बॉल है, ये इनिशियली जा रही है पी आई मोमेंटम से, या एक काम करो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इसका मास है m और इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है? अब इसको हमने क्या करा? फोर्स लगाया और अब क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी हो गई v
और इसका मास है m और वेलोसिटी v हो गई, ठीक है ना। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, पी आई कितना होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और पी एफ कितना होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया सभी को, ये क्लियर है सभी को ये, ठीक है। अब देखो अगर हम कह रहे हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम क्या कहेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, मान लेते हैं टी है, टाइम क्या है, टी है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू पी एफ, पी एफ क्या होगा, एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू डिवाइडेड बाय टी। फिर हम लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू, एम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है इतना। और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, यह होता है, बताओ v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, यह होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनलिटी साइन जो जब भी हटाते हैं तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है, क्या आता है, constant। ये कांस्टेंट मान लेते हैं k है, क्या है, k। तो f इक्वल टू के एम ए, क्या लिखेंगे, f इक्वल्स टू के एम ए, f इक्वल्स टू के एम ए। क्लियर है इतना। अब आप ध्यान से समझिए, ये आ गया फोर्स इक्वल्स टू के एम ए। अब यहाँ देखिए k को हम SI यूनिट में ये 1 होता है, कितना होता है, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इंटू ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम F1 देखिए समझिएगा, अगर हम 1 kg का ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाते हैं और उसके कारण उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट क्या है, 1 kg का है, एक्सेलरेशन कितना आया, तो उसका जो फोर्स अप्लाइड है उसको हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। मतलब 1 kg मास, इफ देर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास एंड वी अप्लाइड फोर्स, अगर फोर्स अप्लाई किया और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आता है, सो वी से दैट अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, कितना है, क्लियर सभी को, सभी को समझ में आया। देखिए ये तो जो है ना, ये जो हमने अभी पढ़ा है ये 9th स्टैंडर्ड का है, आपने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है, पर फिर 11th स्टैंडर्ड का कैसे होगा। तो 11th स्टैंडर्ड के लिए जो है ना, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। देखिए हम कह रहे थे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर हम देखो, हम इसको ऐसा लिखते हैं डी पी बाय डी टी, ठीक है, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी पी बाय डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इस तरह से लिखा जाता है डी पी बाय डी टी। अब पी क्या होता है, व्हाट इज पी, पी इज एम इंटू वी। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी कैन राइट F is proportional to d by dt of mv। m क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा F is proportional to m कॉमन d by dt of v, करेक्ट, d by dt of v। F is proportional to m d by dt, dv by dt। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, अगर वेलोसिटी को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा और K1 होता है F इक्वल टू एम ए, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही हमने पहले भी किया था। अब देखो एक बात बहुत महत्वपूर्ण, वो क्या, वो ये कि ये जो है यह एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उससे आया है,
ये F इक्वल टू ए में भी, ये इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? क्योंकि हमने मैथमेटिक्स किया यहाँ। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। ये सेकेंड लॉ का क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है। ये मैथमेटिक्स है सेकेंड लॉ का। क्लियर है? समझ में आया सभी को? दिस इज द मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स है, इसलिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म कहते हैं। अगर आप कहें, आपसे पूछा सेकेंड लॉ क्या है और आपने कहा कि F इक्वल टू एम है, तो ये गलत नहीं है, पर स्टेटमेंट नहीं है सेकेंड लॉ का। स्टेटमेंट क्या होगा? जो हमने पढ़ा था। समझ में आया? ये होता है बच्चों सेकेंड लॉ। अब इसकी बहुत एप्लीकेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। देखो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? F इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ये रिजल्ट है ना? या F इक्वल टू एम है, दोनों ही रिजल्ट है। F इक्वल टू एम में भी रिजल्ट है, एक ही बात है। अब समझिए, आप लोगों ने जो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कैच लिया जाता है तो जो कोचेज़ हैं वो सजेस्ट करते हैं कि कैच लेते समय आपको आपका हाथ जो है वो किस तरफ ले जाना चाहिए? पीछे की तरफ ले जाना चाहिए, है ना? हटा नहीं लेना चाहिए, तो कैच ही नहीं होगा। कैच करते समय थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, तो उससे क्या होता है मालूम है आपको? आपके हाथ में बॉल लगती नहीं है, इट डजेंट हर्ट, उतना तेज़ नहीं लगती। कारण ये है, देखिए जब आप हाथ पीछे ले जाते हैं तो जो टाइम है कैच करने का वो आप क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते। अगर आप केवल ऐसे ही पकड़े कैच तो बॉल आएगी, रुक जाएगी, रुकेगी तो टाइम क्या रहेगा? कम रहेगा। टाइम कम अगर रहेगा, देखो डिनोमिनेटर कम, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? पूरी ज़्यादा हो जाएगी। अरे अगर कोई भी क्वांटिटी, जैसे 10 न्यूटन है, 10 है मान लो क्वांटिटी 10, उसको डिवाइड करो 2 से तो कितना आएगा? 5 आएगा, है ना? 5 न्यूटन आएगा। अब मान लो कि ये टाइम जो है हमने 5 कर दिया, 5 सेकंड कर दिया, मतलब हमने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ ना, ऐसा कर दिया। अगर 5 सेकंड कर दिया तो वही 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या दे देगा? 2 न्यूटन। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाई तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये क्वांटिटी कम करी तो फोर्स क्या हो जाएगा? कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप फोर्स कम लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? हाथ पीछे ले जाना होगा। इसीलिए हाथ पीछे ले जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या इन किसी भी साइट से ऑनलाइन आप जब ऑर्डर करते हैं कुछ, तो वो जब आता है तो उसको बबल रैप करके दिया जाता है ना, बबल रैपिंग रहती है उसमें, है ना? ग्लास वेयर्स जो होते हैं, चाइना वेयर्स जो होते हैं, ग्लास जो होते हैं, कांच की चीज़ें जो आती हैं, वो जो है उसमें उसको फोम में देते हैं ना, उसको प्रॉपर थर्माकोल में देते हैं पैकिंग करके, और फिर उसको बबल रैप कर देते हैं। कारण क्या है? कारण फिर से यही है, जब वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब हम उसको क्या करते हैं, उसको जब डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होगा? फोर्स लगेगा, जर्क आएगा, सब आना ही है, तो फोर्स तो लगना है। पर वो जो टाइम है अगर आपने बढ़ा दिया, जो टकराएंगे अगर वो, तो टकराने का जो टाइम है, क्योंकि बीच में क्या है? फोम है या बीच में थर्मोकोल है, तो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ेगा तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो क्या नहीं होंगे? डैमेज नहीं होंगे या कम होंगे। एम आई क्लियर? समझ में आया ये? तो ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं ये सेकेंड लॉ को क्या करते हैं? बताते हैं। अब देखिए इसके अलावा एक और लॉ होता है जो कि थर्ड लॉ है, ठीक है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है ना, ये सबसे आसान स्टेटमेंट वाला लॉ है, सबसे आसान स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट सबसे आसान, लेकिन इसको समझने अगर आप जाओगे तो ये इसके जो मंत्र हैं, या कहें कि इसका जो इसमें जो रहस्य छुपा हुआ है वो समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा आपको, ठीक है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल सिंपल क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन, फॉर, और ये आपने पढ़ा भी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट क्या होती है?
रिएक्शन होती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन। इक्वल तो होती है पर कैसी होती है? अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। देखो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्या मतलब है इसका? देखो, माइनस साइन यही बता रहा है कि जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो कैसी है? अपोजिट है। कैसी है? उल्टी है। किससे? एक्शन से, जस्ट अपोजिट है। ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, जब आप चलते हैं वॉकिंग, जब आप चलते हैं वॉक करते हैं तो वाइल वॉकिंग क्या होता है? आप जब चलते हैं ना तो आप अगली बार जब चलेंगे या अभी जब चलेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप आपके पाँव से क्या करते हैं? अर्थ को पुश करते हैं, पर नीचे नहीं करते, इस तरफ करते हैं, ऐसे इस तरफ करते हैं। और रिटर्न में क्या करते? देखो, ये क्या है? ये है एक्शन। ये क्या है? और इसकी रिएक्शन अर्थ आपको देती है और उसके कारण आप क्या करते हैं? चलते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो चलना सीखते होते हैं तो इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाते। वो फोर्स तो लगाते हैं पर वो बैलेंस नहीं कर पाते, वो गिर जाते हैं। हम नहीं गिरते, वो गिर जाते हैं। मतलब आप भी गिरे होंगे जब छोटे होंगे तब। फिर आप सीख गए कि उस रिएक्शन को बैलेंस कर। देखिए, आप छोटे बच्चे को चलते देखेंगे ना तो वो रिएक्शन बैलेंस करना सीखता होता है। उसके लिए हाथ भी वो करके बैलेंस करता है और फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे अपन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। तो कहने का अच्छा, लेकिन अगर आप किसी स्मूथ सरफेस पे जा रहे हैं तो आप फिर से देखिएगा, आप जब स्मूथ से, आप बड़े आराम से जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं और बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं फिर से, क्योंकि आपको पता है कि वो रिएक्शन जो होगी उसको बैलेंस नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो सकती है। सही है ना। या फिर ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, उस पर भी आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं कि जो है बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये रिएक्शन जो है ना, देखिए, एक्शन किसने की? एक्शन किसने की? हमने। रिएक्शन किसने की? अर्थ ने। एक्शन किस पर हुई? किस पर हुई? अर्थ पर। और रिएक्शन किस पर हुई? पर्सन पर। अर्थ ने की किस पर की? पर्सन पर। समझ में आई बात? इससे एक और पता चलती बात, एक्शन और रिएक्शन जो हैं, अच्छा है क्या ये? एक्शन रिएक्शन है क्या? एक्शन रिएक्शंस जो हैं, एक्शन रिएक्शन ये फोर्सेस हैं। क्या है? मैंने बोला ना कि जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो एक्शन रिएक्शन क्या है? दे आर ये फोर्सेस हैं जो हम लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं। मैंने फोर्स लगाया अर्थ पर, अर्थ ने मुझ पर लगाया। पहली बात, ये क्या है? फोर्सेस हैं। दूसरी बात, ये जो फोर्सेस हैं, देखिए, किसने लगाया? पर्सन ने। पर्सन ने लगाया किस पर? अर्थ पर। पर्सन ने किस पर लगाया? क्या लगाया? फोर्स लगाया। और उस फोर्स का नाम हमने क्या दिया? उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा एक्शन। फिर इसका उल्टा कर दीजिए। अब क्या आया? फिर से फोर्स लगाया। किसने लगाया? किसने अप्लाई किया? किस पर अप्लाई किया? उसी पर्सन पर, किसी दूसरे पे नहीं। और उसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? रिएक्शन। समझ में आया? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। एक और बात, मतलब देखो, इससे एक और बात पता चली, बहुत महत्वपूर्ण। क्या? कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर करते हैं। क्या करते हैं? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। पर्सन ने अर्थ पे लगाया, अर्थ ने पर्सन पर लगाया, ऐसा। अच्छा, एक और बात, आपको ऐसा लगता है क्या कि पहले एक्शन होती होगी फिर रिएक्शन होती होगी? गलत है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही एक्शन हुई वैसे ही, मतलब वो साथ साथ ही होती हैं। ऐसा नहीं कि पहले एक्शन हुई फिर उन्होंने कहा कि देखते हैं रिएक्शन होती है क्या, ऐसा नहीं है। एक्शन होते से ही रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, इंग्लिश में वर्ड है कि एक्शन रिएक्शन कैसे होते हैं? साइमल्टेनियस होते हैं। कैसे होते हैं? साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? एक साथ लगते हैं वो, है ना, एक साथ लगते हैं, उनका कोई वेट नहीं करता, एक साथ लग जाए। जैसे ही एक्शन हुआ वैसे ही रिएक्शन, साइमल्टेनियसली लगते हैं। ठीक है,
तो वो कैसे हैं, साइमल्टेनियस है, एक साथ लगेंगे, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली हमें लगता है कि देखो एक्शन इज इक्वल्स टू माइनस रिएक्शन है, एक्शन इक्वल्स टू माइनस रिएक्शन है, तो हमें क्या लगता है कि अरे एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, तो वो क्या कर देना चाहिए, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर देना चाहिए, इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर देना चाहिए, बैलेंस बोलो, या कोई कहेगा कि क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। ऐसा होता है क्या ऐसा होता है, एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों जो हैं, एक हम बोल रहे हैं कि इक्वल है और अपोजिट है, तो फिर तो कैंसिल बनता है, बैलेंस बनता है। बैलेंस का अभी तो देखा था हमने पूरा सिमुलेशन के, एक उधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, देखा था ना, याद करो, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो क्या होता है, बैलेंस हो जाते हैं। तो इसमें होंगे क्या बैलेंस, है तो सही, इक्वल भी है और अपोजिट भी है, होंगे क्या बैलेंस, कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। बताओ क्यों, नहीं, यह कारण नहीं है। क्यों नहीं होंगे, अरे भाई जब हम वो पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि ऑब्जेक्ट एक ही था जिस पर फोर्स लग रहा था, एक बॉक्स था या कार्ट थी जिस पर इधर फोर्स लगाया, फिर उसी पे इधर फोर्स लगाया, याद कर रहे हो, है ना। लेकिन अभी अभी आपने क्या पढ़ा, यहां पर देखो क्या पढ़ा, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू, ये तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कर पाएंगे क्या, अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट पे कर होते तो बैलेंस कर देते, ये तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, बैलेंस नहीं होते हैं। तो याद रखो कारण क्या है इसका, दे विल नेवर बैलेंस, कभी नहीं करेंगे, कारण दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये क्या करते हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं, और इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है फोर्स को, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा जो कि मेजर करता है फोर्स को, क्या करता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस क्या था, लिखा था क्या हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इंपॉर्टेंस, तो लिख लो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंस क्या है, सेकेंड लॉ का इंपॉर्टेंस ये है कि ये मेजर करता है फोर्स को, क्या करता है, मेजर करता है, इट मेजर्स फोर्स, हमें बताता है कि F इक्वल टू ma निकाल लो, अगर निकाल लोगे तो मेजर कर पाओगे। और इसके बाद आ जाइए अब आप किस पर, इसके बाद आ जाइए आप थर्ड लॉ पर। याद रखिए थर्ड लॉ जो है फोर्स का क्या देता है, फोर्स का डायरेक्शन देता है ना, इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा यह बताता है। तो ये जो हैं ये तीनों लॉज के इंपॉर्टेंस हैं। आई होप what we discussed in today's session is clear to you all. Thank you very much. Happy learning. All the best.